से 55 तक के करने, चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जो बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, फैक्ट्स की क्या रेलिवेंसी होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें इसमें नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो 27 के बारे में, 27 का सेक्शन क्या बात करता है, हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज मे बी प्रूव्ड। यानी कि मान लो कोई अक्यूज है, ठीक है, अब वो अक्यूज पुलिस कस्टडी में है, अब वो पुलिस कस्टडी में कुछ बताता है, कहता है कि मर्डर वेपन जो है वो वहां पर रखा हुआ है, फलाने जगह एक्स वाली जगह पे रखा हुआ है, तो उसका कन्फेशन तो नहीं माना जाएगा, पुलिस के आगे कन्फेशन तो नहीं माना जाता, ठीक है। 25 के तहत मना कर रखा है कि 25 के तहत मना कर रखा है कि कन्फेशन नहीं माना जाएगा, पर 27 में ये कह रखा है कि अगर कोई कन्फेशन है, ठीक है, या कोई बात है, तो वो तो चीज नहीं मानी जाएगी, पर उससे कोई डिस्कवरी हुई है, फैक्ट की कोई डिस्कवरी हुई है, उस चीज को माना जाएगा। क्या कह रहा है, पर इसमें हमें क्वेश्चन में नॉट ढूंढना है, यानी कि नॉट ढूंढना है, यानी कि कौन सी इसमें बात सच नहीं है। तो पहला कह रहा है पर्सन हु गिव्स इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एन अक्यूज, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो अक्यूज होना चाहिए 27 के लिए, यस। पहला एसेंशियल तो यही है कि वो अक्यूज होना चाहिए, तो ये तो बात ठीक है। ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस, वो पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, ये भी बात ठीक है। अब सी कह रहा है रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी डिस्कवर्ड, एक रेलिवेंट फैक्ट निकल के आना चाहिए, डिस्कवर्ड होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट की वजह से कोई बात निकल कर आनी चाहिए फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, किसने, अक्यूज ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे कोई डिस्कवरी होनी चाहिए कि मर्डर वेपन का है, किसी अक्यूज का नाम क्या है, किसी को कंप्लाइंस अक्यूज का नाम क्या है, को अक्यूज का नाम क्या है, कुछ भी हो, उससे कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हो, ठीक है। तो ये सारी बातें ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, नन ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। अब इसका तो आंसर दिख ही गया होगा आपको। तो अब इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, ए विल कैन बी प्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस being examined, therefore where both the attesting witness have died they will cannot prove in this statement correct। अब देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है आपका कि एक विल है, विल कैन बी प्रूव्ड एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, क्या आपका एक अटेस्टिंग विटनेस के जो विटनेस ये विल है, विल आपकी ये विल बनी, ठीक है, ये किसी पर्सन की विल है, अब दो पर्सन उन्होंने इसे अटेस्ट करी, तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक पर्सन तो होना चाहिए कि बताने के लिए कि हाँ ये एग्जामिन करने के लिए, वेयर द बोथ अटेस्टिंग विटनेस हैव डाइड, अगर दो में से अगर दोनों ही मर गए, ठीक है, तो क्या होगा, विल कैन नॉट बी प्रूव्ड, क्या विल प्रूव नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड क्या है, तो इसका आंसर सीधा दिख गया, नो। द सिग्नेचर ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस एंड द एग्जीक्यूटेड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द पर्सन एक्विंटेड, जो उस साइन को जानता है, ठीक है, विद सिग्नेचर ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस एंड द एग्जीक्यूटेड। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जैसे मान लो ये एक विल है, एक पर्सन की है, एक्स नाम के पर्सन की विल है, इसके दो विटनेस थे, ठीक है, विटनेस का नाम था ए और बी, ये दोनों मर गए। अब इसमें विटनेस इस एक्स के साइन भी थे, यानी कि जो आपका विटनेस जिसने ये विल बनाई थी उसके साइन भी थे। अब क्या होगा कि मान लो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मर गए, विल कैसे कौन प्रूफ करेगा, तो वो कह रहे हैं कि जिसके साइन है ना, और जिसके इसके साइन को जो जानता है उसको बुला लेंगे हम। मान लो इसके साइन को आपका जानता है दिशांक, ठीक है, इस पर्सन के साइन को जानता है, जिसकी विल है ये, उसके साइन को दिशांक जानता है, तो दिशांक को विटनेस बना लेंगे, कहेंगे उससे पूछेंगे बताइए इसके साइन थे या नहीं थे तो ये चीज। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ मर्डर ए ऑफ बी, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर करा, विच फैक्ट्स आर रेलिवेंट, इनमें से कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है। ए लेफ्ट इमीडिएटली द प्लेस बिफोर द क्राइम पुलिस रीच, मतलब यानी कि जैसे पुलिस आई तो ऑन द स्पॉट वो ए जो था वो छोड़ के चला गया, इमीडिएटली छोड़ के चला गया। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से सेक्शनों में बात लिखी गई है। दैट ए that A told his friends about taking revenge of his father's death, यानी कि यहां पर मोटिव आ रहा है, ठीक है। that A was seen fleeing with a knife immediately after murder, यानी कि A was seen fleeing with a knife immediately after the murder। अब देखो यहाँ immediately वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो यहाँ पर सेक्शन 8 की बात करी गई है, रेलिवेंसी ऑफ सेक्शन 8 की बात करी है बी वाले में। ए में किसकी बात करी गई है, ए में बात करी गई है आपका इमीडिएटली प्लेस को छोड़ देना, ठीक है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया आपका, आप बिफोर पुलिस ब्रीच, मतलब जैसे पुलिस पहुंचने वाली थी तो यहाँ मर्डर तो हो गया ना, तो यहाँ पर क्राइम स्पॉट को उसने छोड़ दिया, तो ये बात आपकी सेक्शन 8 में ये भी बात करी गई है, ठीक है। दैट ए वाज सीन फ्ली विद द नाइफ इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर, और ये भी आपका 8 है, तो सेक्शन 8 से रिलेटेड है, और इसके आंसर है आपका डी, ऑल द अबव, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपका बात करता है सेक्शन 8 से रिलेटेड, ठीक है, तो ये आपका इससे बात करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वैसे दिख रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ द फेल्स उनो फकस इन ओमनिबस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपका रूल ऑफ लॉ, एक मिनट ये रहा, रूल ऑफ लॉ,
होता है या रूल ऑफ कॉशंस होता है, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, बोथ बी एंड सी। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका बी और सी, रूल ऑफ कॉशंस और नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है आपका डी। ठीक है, मतलब आपका इस जो फेज हमने पढ़ी थी, फल्सेस इन यूनो, फल्सेस इन ऑम्बिनस, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि रूल ऑफ कॉशन, इसका मतलब क्या था, रूल ऑफ कॉशन, मतलब यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए, और आपका ये इंडिया में नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, और ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है डी। इंडियन कन्फेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मींस कन्फेशन। अब देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। जुडिशियल कन्फेशन ऑब्वियस बात है कि आपका जज के सामने करी गई है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी और के अदर देन दी जज के आगे करी हो। तो इसका हम देखते हैं क्या मतलब है। बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, डॉक्टर के सामने, बोथ डॉक्टर एंड बिफोर फ्रंट के सामने, किसके सामने माना जाएगा। देखो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करी गई है तो वो जुडिशियल कन्फेशन माना गया। कन्फेशन क्या होता है, अपने गिल्ट को मान लेना बाय द एक्यूज। ठीक है, अब डॉक्टर के आगे करी है, फ्रेंड के आगे करी है, ये दोनों में क्या है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आपको यहाँ पर आया हुआ, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है डी। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आपकी बात किसकी करता है, बात आपका करता है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता क्या है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो आपका जज के सामने नहीं किसी और के सामने करा जाता है, तो उसे हम कहते हैं। अब आता है हम 115 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें हमें नॉट ट्रू ढूंढना है, कौन सी चीज गलत है। सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 क्या बात करता है, आपका एडमिसिबिलिटी की बात करता है। सेक्शन 5 कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि आप जो एविडेंस दोगे वो रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड दोगे और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड दोगे। इसमें से कौन सी बात आपकी सेक्शन 5 से रिलेटेड गलत है। ठीक है, इसमें हमें गलत बात ढूंढनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट, evidence may be given at any suit and proceeding of existence of the facts, non-existence of fact in issue, those facts are declared relevant under the various provision of act, those facts which are the party things are relevant। अब देखिए इसमें हमें कौन सा ढूंढना है, इसमें हमें नॉट ढूंढना है। ठीक है, तो नॉट वाली बात आपका डी कह रहा है। ठीक है, अब बी क्या कह रहा है आपका कि those fact which are parties think are relevant, मतलब पार्टी को लगता है रेलिवेंट है, नहीं जो फैक्ट इन इशू से रेलिवेंट से रिलेटेड है। देखो पहले वाले पॉइंट में था कि फैक्ट इन इशू से होना चाहिए कोई फैक्ट, ठीक है, ये वाली बात ठीक थी। ठीक है, अगर कोई फैक्ट आपका रेलिवेंट फैक्ट है, अगर कोई बात आपकी रेलिवेंट फैक्ट है तो ठीक है। ठीक है, और ये फैक्ट दूसरा वाला बी वाला पॉइंट भी आपका फैक्ट इन इशू से रिलेटेड था। सी वाला बात कह रहा है आपका दोस फैक्ट्स डिक्लेयर रेलिवेंट अंडर द वेरियस प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट, जो रेलिवेंसी की बात करता है 5 से लेकर 55 तक के अंडर आता है, वो भी आपकी मान जाएगी। पर डी जो है वो आपका है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, कोई भी सेक्शन 5 के लिए कोई भी चीज आपका रेलिवेंसी और फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब 116 की बात करते हैं। ओनली सच फैक्ट आर मेड रेलिवेंट बाय द एविडेंस एक्ट एज आर द इनकम्पास्ड बाय। अब यानी कि सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि कोई भी चीज आपकी रेलिवेंट हो क्या मानी जाएगी। देखो एविडेंस एक्ट के तहत कोई भी चीज रेलिवेंट तभी मानी जाएगी जब वो 5 से लेकर 55 में फॉल करती है। अगर कोई चीज आपकी 5 से लेकर 55 में फॉल करती है तो वही चीज आपकी रेलिवेंट मानी जाएगी, अदरवाइज और कोई चीज रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर वही बात लिखी है कि अगर कोई चीज आपका, तो इसका आंसर है सेक्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। क्यों, क्योंकि ये 5 से है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ओनली सच फैक्ट्स आर मेड रेलिवेंट बाय द एविडेंस एक्ट आर इनकम्पास्ड बाय, जो 5 से लेकर 55 में आते हैं। जो चीज 5 से लेकर 55 में आती है वही चीज रेलिवेंट है, वही आपका लीगल रेलिवेंट है, वही लॉजिकल रेलिवेंट है। ठीक है, एज पर द एविडेंस एक्ट। अब सेक्शन 117 क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, ए ट्राइड फॉर अ मर्डर ऑफ बी। ए ने ट्राई करा मर्डर करने का बी का, ठीक है, बाय बीटिंग। ठीक है, विद द क्लब और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, मतलब क्लब से लाठी वाठी मारी। एट ए ट्रायल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट इन इशू। कौन सी चीज फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं है। ए बीटिंग बी विद द क्लब, क्या उसने उसे क्लब से मारा, डंडों से मारा, ये बात है। ए कॉन्वर्सेशन विद सी, ए की कॉन्वर्सेशन हुई सी के साथ। ठीक है, अब सी यहाँ कौन है, तो यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आपका अगला पॉइंट है इसमें, ए कॉजिंग बी डेथ विद द क्लब, यानी कि ए की जो ए ने बी को जो मारा वो डंडों से मारा, और जो बी की डेथ हुई है वो डंडों से हुई है। ठीक है, या एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए का इंटेंशन था कि बी को मारने का। देखो अब यहाँ पर सारी 3 बातें आई हैं। यहाँ पर 3 बातें क्या आई हैं कि ए पहले जो सबसे पहली बात थी जो हमने बी पॉइंट पढ़ा था, बी में क्या कहा कि ए की सी से कॉन्वर्सेशन हुई।
अब सी तो इस रोल में था ही नहीं ना, ए ने बी का मारा, सी का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं बताया गया था। अगर आप क्वेश्चन में पीछे चले तो यहाँ पर क्या है, सी का 117 में कोई सी का रोल है नहीं है ना, तो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं हुआ। फैक्ट इन इशू क्या होता है, फैक्ट इन इशू ये होता है कि एक पर्सन कोई चीज कह रहा हूँ, असर्टेट कर रहा हूँ और दूसरा पर्सन उस बात को डिनाई कर रहा हूँ, वो चीज आपका फैक्ट इन इशू होता है। तो यहाँ तो वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बी। इसका आंसर क्या है, बी। अब आ जाते हैं 118 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है अफेक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, एक फैक्ट है, ठीक है, वो आपका सेम ट्रांजेक्शन से बन रहा है, ये सेम ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन मतलब सीरीज ऑफ एक्ट मान लीजिए, ठीक है, इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है आपका रेस्ट गेस्टे की, ठीक है। अब इसमें से हमें अफेक्ट इससे ले रहे, इफ इट इज इंश्योर अकर्ड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। याद क्या रहा है कि आपका अगर सेक्शन 6 की डेफिनेशन की बात करें तो वो रेस्ट गेस्टे बात करता है। रेस्ट गेस्टे क्या मतलब, अगर कोई चीज आपकी सेम ट्रांजेक्शन से आ रही हो, ठीक है, जो आपका नॉट इन इशू है, कोई मैटर इशू में नहीं है, एंड मे हैव अकर्ड एट द सेम टाइम, अगर पर वो अकर्ड हुआ है सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, और एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ प्लेस, तो वो आपका कनेक्टेड हो जाता है मैटर। तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ इट इज एन इशू हैज अकर्ड इन द सेम एंड सेम प्लेस, तो यहां पर कह रहा है कि सेम टाइम एंड प्लेस से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में कह रहा है इफ इट इज कनेक्टेड हैज अकर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, तो ये डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है, पर हमें तो दोनों चाहिए, जहां पर ये दोनों चीजें होगी वही होगा आंसर। थ्रो नॉट इन इशू, जो इशू नहीं है, एंड मे हैव अकर्ड, बट वो अकर्ड हुआ एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस। देखो ये इसका आंसर है सी। क्यों है इसका आंसर सी, अब देखो उसका रीजन क्या है। देखो पहली बात तो रेस्ट गेस्टे क्या कहता है, रेस्ट गेस्टे कहता है कि अगर कोई फैक्ट है, ठीक है, चाहे वो फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड ना हो, बट वो सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है और वो अकर हुआ है एट द सेम टाइम, अगर वो अकर हुआ है सेम टाइम एंड सेम प्लेस पे, या डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे, मतलब सेम भी हुआ और डिफरेंट पे भी हुआ है, प्लेस और टाइम डिफरेंट भी हुआ है, तो भी वो चीज आपकी रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो रेस्ट गेस्टे यही बात करे, तो इसका आंसर क्या है आपका 118 का सी, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज इज रेलिवेंट, कंडक्ट अक्यूज का किसमें कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है, तो आपका सब ये आएगा इसका आंसर ए, यानी कि 8 में, ठीक है। 10 आपका बात करता है कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, ठीक। देखो सेक्शन 8 बात करता है आपका मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। और 9 बात करता है आपका फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि आइडेंटिफिकेशंस की बात करता है, पीआईपी वीआईपी की बात करता है। 10 बात करता है आपका कॉन्स्पिरेसी की। 11 बात करता है आपका व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, प्ली ऑफ एलिबाई की मान लो, ठीक है। देखो ऐसे मैं बताता हूँ, ये मोटिव की बात करता है, ये प्रिपरेशन 8 आपका मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस कंडक्ट की बात करता है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी कि पहले का कंडक्ट और बाद का कंडक्ट, कांड होने से पहले का कंडक्ट और कांड होने के बाद का कंडक्ट, ठीक है। सेक्शन 10 आपका बात करता है कि 10 क्या करता था कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। सेक्शन 11 बात करता है आपका इसकी, सेक्शन 11 बात करता है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, मतलब कोई ऐसे फैक्ट है जो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है, ठीक है। और 12 बात करता है आपका 12 बात करता था इन सूट ऑफ डैमेजेस अनेबल द कोर्ट, मतलब जो आपका अगर मान लो डैमेजेस आपका कोर्ट नहीं बता पा रही कि कौन सा है, अनलिक्विफाइड डैमेजेस की बात करता है, ऐसा समझो, ठीक है। Which of the following section provide that evidence may be fact of the issue, मतलब ये कौन सा सेक्शन बात कर रहा है, वो सी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है सी। 120 क्या कह रहा है आपका सिर्फ कनेक्टेड। देखो सेक्शन 5 जो बात कर रहा है वो आपका जनरल बात कर रहा है, जनरल मतलब एक रूल कह रहा है कि फैक्ट भैया मैटर से रिलेटेड ही होना चाहिए, फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होना चाहिए। पर सेक्शन 6 यही तो कह रहा है कि चलो मान लो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं है पर वो रेलिवेंट है और वो अकर हुआ आपका सेम ट्रांजेक्शन से अकर हुआ है और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे अकर हुआ है, तो भी वो चीज रेलिवेंट मानी जाएगी। तो इसका आंसर आपका 5 है, और सॉरी सी है, मतलब वही 5 ही है। 3 बात करता है आपका सिंपली बात करता है, 4 भी डेफिनेशन क्लॉज है, 6 आपका रेस्ट की बात करता है। अब 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, मतलब आपका कौन सा सेक्शन इसमें बात बता रहा है, तो ऑब्वियस बात है सेक्शन 5 ही बता रहा है, तो इसका आंसर भी आपका सी है, ठीक है। और 3 बात आपका डेफिनेशन क्लॉज, वो 4 भी आपका मे प्रेज्यूम शैल प्रेज्यूम से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है 4 बात वही बात करता है आपका कि एविडेंस में भी गिवन फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट।
फोर, हाँ 4 आपका बात करता है मे प्रेज्यूम और शेल प्रेज्यूम, सेक्शन 4 आपका मे प्रेज्यूम और शेल प्रेज्यूम से रिलेटेड बात करता है। 3 बात आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज की करता है, और 60 बात करता है आपका ऑरल एविडेंस से रिलेटेड। ठीक है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होने चाहिए। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस में बी गिवन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू। आप अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो आप किससे रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं? आप फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड दे सकते हैं। तो देखो सेक्शन 5 सिंपल सी बात कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 आपका कह रहा है कि आप फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड दे सकते हैं एविडेंस, ठीक है, जो मुद्दे से रिलेटेड है, और रेलिवेंस से रिलेटेड दे सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बात कर रहे हैं। रेलिवेंट क्या है? जो 5 से लेकर 55 तक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर फैक्ट, यानी कि अगर कोई फैक्ट आपका सेम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का है, ये सेम ट्रांजेक्शन हो गई है, तो वो आपका क्या होना चाहिए? तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपका चाहे वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड ना हो, चाहे वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड ना हो, बट वो अकर्ड होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, और वो अकर होना चाहिए या तो वो डिफरेंट टाइम या डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे, या सेम टाइम प्लेस में। तो अब ये वाली बात को देख के दिमाग में रख के चलते हैं। विच अकर्ड एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस, अकर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, which one of the occurred with the other facts basis of time place and object of the party or omission। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा? देखो यहां पर दोनों में, इसमें सेम की बात करिए, इसमें डिफरेंट की बात करिए, दोनों एक जगह बात नहीं करेगी। अब यहां सी में क्या कह रहा है? फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शंस आर फैक्ट विच आर कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स, जो आपका अदर फैक्ट से कनेक्टेड है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस ऑब्जेक्ट पार्टीज एक्ट और ओमिशन। तो ये वाला आपका सी हुआ, इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, अब सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस आपका किससे रिलेटेड था? तो ये आपका केस था आपका रूल ऑफ रेस गेस्टे से रिलेटेड था, जो सेक्शन 6 बात करता था। तो इसका आंसर क्या है आपका? पी। इसका आंसर क्या है? पी। ठीक है, तो इसका आंसर पी है आपका। अब 125 बात करता है, सेक्शन 6 से रिलेटेड बात करता है, रिलेटेड टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे। ठीक है, रेस गेस्टे से रिलेटेड बात करता है आपका, तो इसका आंसर सी है। सेक्शन सॉरी, अक्यूज वांट टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट, अक्यूज जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता है, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन के लिए सेक्शन 35 के तहत। सेक्शन 35 क्या कहता है आपका? सेक्शन 35 कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ ए और इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी, मतलब ड्यूटी से परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड देना चाह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द डॉक्यूमेंट बिकम इररेलेवेंट, अब इसमें से कौन सी चीज आपका इररेलेवेंट मानी जाएगी? तो इसका आपका आंसर है, पहले हम पढ़ लेते हैं। इट डज नॉट डील विद द फैक्ट इन इशू, नहीं ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, इररेलेवेंट ढूंढना है, रेलेवेंट नहीं ढूंढना। ठीक है, इट इज नॉट एन एंट्री मेड इन पब्लिक अदर ऑफिशियल बुक और रिकॉर्ड, यानी कि इट इज, यानी कि इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी क्यों है? अब वो देखो, देखो सेक्शन 35 पहली बात तो देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 35 बात कर रहा है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर पब्लिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है, 35 बात करता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ और एन इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है। और ये आपका सी जो बात कर रहा है, इट इज नॉट अ एंट्री, वो एंट्री नहीं है, पब्लिक रिकॉर्ड से ही नहीं है, मतलब देखो 35 बात कर रहा है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और ये सेक्शन ये सी पॉइंट ये कह रहा है कि वो आपका है ही नहीं, वो है ही नहीं, नॉट लिखा है ना, नॉट एन एंट्री ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, वो पब्लिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है नहीं, तो 35 वाली बात तो यहाँ पर फुलफिल ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। अब है आपका ए इज अक्यूज ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर, एक अक्यूज है जो आपका वेजिंग ऑफ वॉर का अक्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ करा बाय टेकिंग पार्ट एन आर्म्ड इंसर्जन, इस आर्म्ड इंसर्जन में उसने पार्ट लिया, इन विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, जहां पर उसने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी है, ट्रूप्स डिस्ट्रॉय करे, आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन एंड इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल द टाइम। ठीक है, रेस्ट गेस्टे का ये सेक्शन 6 के रेस्ट गेस्टे का आपका सेकंड इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, is not a present at all the time yet the occurrence of this fact is relevant because, अब यहां पर क्यों है, क्यों इसका होगा, क्यों इसका आंसर है आपका डी। देखो
या मोटिव की बात नहीं है, मोटिव की बात नहीं है, मोटिव की बात आपका सेक्शन 8 बात कर रहा है, प्रिपरेशन की बात भी आपका सेक्शन 8 बात कर रहा है, इफेक्ट की बात आपका सेक्शन 7 बात कर रहा है, ठीक है। यहां कहते हैं दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम स्टैंडर्ड। अब देखो इसका मतलब समझाते हैं हम आपको। क्या हुआ है इसमें, आपका एक अक्यूज है इज वो ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर का अक्यूज है, मतलब इस पर क्या चार्जेस क्या फ्रेम हुए, वेजिंग ऑफ वॉर के, ठीक है, ऑफ इंडिया के खिलाफ इसने करी है, आर्म इंसर्जन में कराई, सेम ट्रांजेक्शन क्या है, आर्म इंसर्जन, हथियारों से करा है, इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉय। इस आर्म इंसर्जन में जो पूरा आर्म इंसर्जन हुआ है, ठीक है, इसमें आपका कहीं जगह पे आपका ये डिस्ट्रॉय हुए हैं, ठीक है, ट्रूप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, कहीं किसी और ने करे, ए ने नहीं करे, ठीक है, कहीं आपका अटैक हुए हैं, कहीं जेल खोली गई है, ब्रोकन ओपन्स खोले गए हैं, ठीक है, अटैक्ड हुए हैं, इज नॉट प्रेजेंट ऑल ऑफ देम। इसमें मतलब 3 कांड हुए, एक तो जेलें तोड़ी गई, आपका अटैक हुए और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई। अब इन तीनों जब ये सारे ट्रांजेक्शन हुए, इनमें से आपका एक्यूज तीनों पे प्रेजेंट नहीं था, पर क्या तब भी इस पे चार्जेस फ्रेम होंगे? आंसर इज यस। अब देखो आपको एक ऐसे समझाता हूं, ये एक सेम ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन क्या है आपका कि आप आर्म इंसर्जन, आर्म इंसर्जन में कहीं पर आपका आर्म इंसर्जन, अब कहीं आपका कुछ कहीं पर जेल तोड़ी गई, ठीक है, कहीं पर आपका कहीं जेल तोड़ी गई, कहीं पर आपका क्या हुआ कि जेल तोड़ी गई, अटैक हुए, डिस्ट्रॉय हुए, अक्यूज तीनों जगहों 3 कांड हुए, तीनों में से कहीं कहीं जगह पे प्रेजेंट था, कहीं जगह पे प्रेजेंट नहीं था, तो क्या उस पर तीनों केसेस लगेंगे, तीनों में लगेगा? हाँ लगेगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 बात कर रहा है, तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका डी। Which of the following section Indian Evidence Act prescribe condition for making oral admission as to content of documents are relevant? इनमें से कौन सा सेक्शन बात करता है आपका कि ओरल एडमिशन भी आपका वैलिड है? तो इसका बात कर रहा है आपका सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है? व्हेन ओरल एडमिशन एज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट, यानी कि अगर आप ओरल एडमिशन कर रहे हो किससे रिलेटेड? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो बात आपकी मानी जाएगी, उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। 21 बात कर रहा है, देखो 21 बात करता है आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम ऑन बिहाफ, उसके बिहाफ पे कोई कर रहा है। 22 आपका कह रहा है कि व्हेन ओरल एडमिशन इज कंटेंट, कब आपके माने जाते हैं? ओरल एडमिशन दे सकते हैं आप अगर वो उसके डॉक्यूमेंट के कंटेंट में से रिलेटेड, ठीक है। 23 बात कर रहा है आपका कि 23 क्या कहता है? हाँ 23 कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस आर रेलेवेंट, सिविल केसेस में माना जाएगा। 24 बात तो आपको वही याद है कि कन्फेशन आपका थ्रेट प्रॉमिस से नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है आपका कि ओरल एडमिशन वाली बात है आपका, इसका आंसर है 22, ठीक है। तो 22 कहां पर है आपका? बी में। Which of the following sections of Indian Evidence Act make confession of co-accused admissible? Obviously बात है सेक्शन 30, ठीक है। तो आपका सेक्शन 30 बात करता है आपका कि कन्फेशन जो है आपका को-अक्यूज्ड ने भी दिया, मतलब मान लो ये ए और बी ने मिलकर साथ में कोई कांड करा, अब ये जो बी जो वो अप्रूवर बन गया, ठीक है, सरकारी गवाह बन गया, तो क्या इसकी गवाह इसने कन्फेशन करा, क्या इसका कन्फेशन इसके अगेंस्ट भी माना जाएगा? तो आंसर इज यस, माना जाएगा, ठीक है, एडमिसिबल है। एडमिसिबल की बात करी गई है, अब उसके कॉर्पोरेट भी कुछ होना चाहिए। A confession even consists of conversation to oneself, for it's not necessary for the relevancy of confession that it should be communicated to some other person were held in case। अब इसमें क्या हुआ था कि आपका एक कन्फेशन कर देता है अपने आप से बोल के, मतलब अपने आप से बात करके कन्फेशन कर देता है, कुछ लोगों को होती है ना बीमारी की, अपने आप से बात करके, तो ये चीज भी आपकी रेलिवेंट मानी जा सकती है। ये आपका बताया था कौन से केस में ये हुआ था? साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हुआ था ये, ठीक है। अब यहां पर है आपका A wife only seen a speeding vehicle, वाइफ ने एक स्पीडी व्हीकल को देखा, एक वाइफ है उसमें स्पीडी व्हीकल को देखा, मतलब चलता बहुत तेजी से एक व्हीकल आ रहा था, which has crushed the husband, और उसके हस्बैंड को क्रश कर दिया, वो है, ठीक है, मतलब यानी कि हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, इसके हस्बैंड को एक व्हीकल ने ठोक दिया और मार दिया। She had not seen the accident, उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, ठीक है, उसने खुद से एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। The husband died of the heart attack, अब पति की जो मौत हुई वो हार्ट अटैक से हुई। Day later, can wife evidence be taken on what injured husband said to her after accident? क्या उसकी चीज ये मानी जा सकती है? अब देखिए यहां पर क्या है कि आप ये देखो, ये सेम ट्रांजैक्शन हुआ कि ठीक है, हस्बैंड को इस व्हीकल ने ठोका, अब इस व्हीकल ने जब हस्बैंड को ठोका तो वाइफ ने देखा, पर वाइफ ने ये चीज होते हुए नहीं देखी, एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, तो इसने बताया कि एक स्पीडी व्हीकल था विच हैज क्रश्ड द हस्बैंड, मतलब एक बहुत लिटिल डिस्टेंस पे ठोकते हुए देखा, पर ये पूरा सीन होते हुए नहीं देखा। क्या ये चीज रेलेवेंस मानी जाएगी? आंसर इज यस, मानी जाएगी,
क्यों? क्योंकि ये डी के तहत मानी जाएगी। इट इज अ बीइंग पार्ट ऑफ द रेस्ट गेस्टे, ये रेस्ट गेस्टे का पार्ट है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस और कॉन्टिन्यूटी है। देखो रेस्ट गेस्टे के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो वो चीज स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और एक आपका वो कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए जो है वो अक्यूज है किसका? मर्डर ऑफ बी का, ठीक है, बीटिंग हिम इज बट इज नॉट एडमिसिबल। अब इसमें से कौन सी चीज एडमिसिबल नहीं है? ठीक है, ये ऐसा हमने पीछे भी पढ़ा था अभी, तो इसमें आपका सीधा आंसर पे आते हैं। ए इसका करेक्टर यहाँ पर वो नहीं है, बाकी सारी चीजें आपका है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, डी इसका आंसर है। हमें इसमें नॉट ढूंढना है, नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? अब ए स्ट्रक बी ऑन द नेक विद द नाइफ एंड देयर वाज सीन बाय सी हु एक्सक्लेम्ड ए इज किलिंग बी। एक्सक्लेमेशन इज, अब यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? मतलब वो बता धर के बताता है, कुछ बताता है। देखो, रेलिवेंट बिकॉज इट वाज अ स्पॉन्टेनियस, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू। अब देखो ऑब्वियस बात है, ये सारी बात जो हो रही है वो सेक्शन 6 से रिलेटेड ही हो रही है, तो अब इससे रिलेटेड आपका आंसर क्या होगा? क्यों रेलिवेंट है? बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, मतलब जो कांड हो रहा था तब सी ने देखा, ठीक है, सी ने देखा, सी ने देखा था। अब सेक्शन क्वेश्चन नंबर 134 बात करता है, रेस्ट गेस्टे कौन सा सेक्शन बात कर रहा है? आपका 6 का, 5 बात कर रहा है, ये एविडेंस आपका इसका आंसर तो वैसे तो 6 है, ठीक है, और 7 बात करता है आपका सीईओ की, सीईओ का मतलब है कॉज इफेक्ट और ओकेजन की बात कर रहा है, ठीक है। 5 बात कर रहा है आपका रेलिवेंसी की बात कर रहा है कि एविडेंस जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट गेस्टे की बात कर रहा है, सेक्शन 6 बात कर रहा है। सेक्शन 12 जो बात करता है आपका वो बात करता है जब डैमेजेस जो होते हैं वो अनलिक्विफाइड डैमेजेस से रिलेटेड बात कर रहा है। सेक्शन 2 आपका शायद कहाँ अप्लाई होता है वो बात कर रहा है, और सेक्शन 15 बात करता है आपका फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, यानी कि मतलब ऐसे फैक्ट्स जो आपका बताते हैं कि आप एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, ठीक है, इंटेंशनली था या एक्सीडेंटल था, जो फैक्ट्स मतलब ये अब ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंटली हुआ है, ये इंटेंशनली हुआ है, ये चीज ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कोई कांड हुआ है, ए ने बी को ठोका है, अब ये एक्सीडेंटली था, गलती से ठोका, ये इंटेंशनली था, इससे रिलेटेड जो भी बातें आएंगी, फैक्ट्स आएंगी, वो चीजों से रिलेटेड। फैक्ट फॉर्मिंग ऑफ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ना नोन एज, आपका बच्चा ही बता देगा अब तो, डी, ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी, रेस्ट गेस्टे। सेक्शन 6 डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि ए, ठीक है। सेक्शन रेस्ट गेस्टे आपका क्या किस चीज से बात करता है? टाइम एंड प्लेस, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, ऑब्वियस बात है, ठीक है। आपका क्या नाम है, कम्युनिटी ऑफ द पर्पस से रिलेटेड बात करता है, या आपका बात करता है, देखो कॉन्टिन्यूटी, देखो रेस्ट गेस्टे आपके सारी की बात कर रहे हैं, तो पहले तो इसका आंसर ही जान लो, डी है। क्यों है? अब रेस्ट गेस्टे का आंसर ये सारा क्यों है? क्योंकि रेस्ट गेस्टे आपका प्रॉक्सिमिटी की बात भी करता है, कॉन्टिन्यूटी की भी बात करता है, आपका कॉन्टिन्यूटी और कम्युनिटी की भी बात करता है, पर्पस की भी बात करता है। क्या पर्पस था? मोटिवेटिव की बात आ गई। देखो कभी भी सेक्शन 6 है ना, आपका अकेला नहीं पढ़ा जाता, सेक्शन 6 आपका हमेशा 7 के साथ पढ़ा जाएगा, 8 के साथ पढ़ा जाएगा, और आपका या तो 9 के साथ भी पढ़ा जा सकता है, 10 या 14 के साथ भी पढ़ा जा सकता है। 14 बात करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड के, ठीक है, तो कभी भी आपका सेक्शन 6 अकेला बात नहीं करता। अब सेक्शन है द प्रिंसिपल ऑफ द डैश एम्बॉयडेड सेक्शन 6, अब ऑब्वियस बात है, बोर कर देता है कभी कभी कुछ, बी, ठीक है, और फॉल्सो उनो का मतलब क्या होता है? रूल फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का रूल करते हैं पर नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, तो इसका आंसर बी है, ठीक है, 139 का आंसर बी है। द टर्म रेस्ट गेस्टे इक्विवेलेंट फैक्ट मेंशन इन सेक्शन 6 इट इंप्लाइज, अब इससे रिलेटेड आपका बात कर रहा है कौन सा है? तो वही बात है, थिंग डन इन अ कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन से होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे, तो ऑल द अबव है इसका आंसर। बोर कर देता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा है फॉर्मिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, बच्चा ही बता देगा अब तो यार, 141 का आंसर बी है, ठीक है। 5 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ की, 11 बात करता है आपका फैक्ट नॉट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, कुछ ऐसे फैक्ट्स प्ली ऑफ एलिबाई की। देखो 6 बात करता है आपका रेस्ट गेस्टे की, 7 बात करता है आपका सीईओ की, ठीक है, कॉज इफेक्ट ओकेजन्स की। 8 बात करता है आपका मोटिव प्रिपरेशन, ठीक है, प्रीवियस आपका कंडक्ट, चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, बाद का कंडक्ट हो या कुछ हो, ठीक है। 9 बात करता है आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टीआईपी वीआईपी की बात करता है आपका, और ये बात करता है एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स की, मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। 10 बात करता है आपका थिंग्स एट कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है,
11 बात करता है आपका प्ली ऑफ अलीबाई की, ठीक है, प्ली ऑफ अलीबाई की। 12 बात करता है आपका अगर भैया कोई केस में डैमेजेस नहीं पता कि कितने लगेगा कितना लगेगा, अनलिफाइड डैमेजेस से रिलेटेड ऐसे समझ लो। 13 बात करता है राइट एंड कस्टम्स की। 14 बात करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड इंटेंशन इन सब की, मेलाफाइड इंटेंशन मोनाफाइड। 15 बात करता है कि भैया एक्सीडेंट हुआ था जो वो आपका कोई कांड हुआ है वो एक्सीडेंटली था इंटेंशनली था, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसकी बात करता है, ठीक है। द ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रोवाइड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन, वो क्या है आपका आई विटनेस एविडेंस है, ओपिनियन एविडेंस है या कंट्राडिक्टरी एविडेंस है। तो इसका आंसर है आपका ओपिनियन एक्सपर्ट है। ओपिनियन एक्सपर्ट आपकी बात करता है सेक्शन 45 की, ठीक है, ये 45 से रिलेटेड था। तो आपका याद रखिएगा ऑटोप्सी रिपोर्ट जो होती है वो आपका ओपिनियन एक्सपर्ट है, ठीक है। A confession made by an accused is relevant and admissible, अब कोई confession हुआ है by an accused is relevant and admissible कब माना जाएगा, when it is extrajudicial, चाहे वो extrajudicial है, चाहे वो थर्ड पर्सन के द्वारा करा गया है, चाहे वो आपका थ्रेटेंड पर्सन के द्वारा करा गया, थ्रेटेंड सीवियर असॉल्ट, नन ऑफ द अबव कन्फेशन इज एडमिसिबल, या आपका जितने भी ऊपर दिए गए हैं उसमें नहीं है। तो देखो अगर कन्फेशन आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ठीक है, ए को इसका आंसर वैसे ए है। अगर आपका कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है यानी कि जज के आगे नहीं करा गया, किसी और के आगे करा गया, एंड वॉलंटरी करा गया और ट्रुथफुल करा गया, ठीक है, ट्रुथफुल करा गया और बिना बियॉन्ड रिप्रोच करा गया, रिप्रोच मतलब यानी कि थ्रेट नहीं करा गया, कुछ नहीं करा गया और उसने सर्विच्छा से करा, तो वो आपका माना जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लो ये उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आपका पुलिस कस्टडी में करा होता, ठीक है, और पुलिस कस्टडी में करा होता, ठीक है, पुलिस कस्टडी में करा होता और पुलिस कस्टडी में था ये मान लो एक अक्यूज है जो पुलिस कस्टडी में था और इसने डॉक्टर के सामने करा, तो क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो अक्यूज ने डॉक्टर के सामने करा तब माना जाता? आंसर इज नहीं, तब नहीं माना जाता। तो सेक्शन 25 आपका मना करता है। 25 कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूफ, यानी कि पुलिस ऑफिसर के उसमें आपके कस्टडी में नहीं माना जाता, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वेयर ए इज अक्यूज ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप एंड मर्डर। अब ए जो है वो आपका अक्यूज है किसका? मर्डर का और रेप का। अक्यूज जो है उसमें मर्डर के एंड रेप के चार्जेस लगे हैं ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, एक बच्ची के, ठीक है। विच ऑफ द टेस्ट कैन बी सब्जेक्टिव विदाउट हिज कंसेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें से कौन सा टेस्ट है जो उसके अगेंस्ट में होगा और उससे बिना पूछे होगा, अक्यूज से बिना पूछे होगा। तो इसमें कोई भी टेस्ट आपका अक्यूज से बिना पूछे नहीं होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है? ए इज अक्यूज्ड, ए जो है वो अक्यूज्ड है ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप एंड मर्डर, अक्यूज के ऊपर रेप एंड मर्डर का केस लगा है ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। विच ऑफ द टेस्ट कैन बी ए सब्जेक्टेड विदाउट हिज कंसेंट। अब इनमें से कौन सा जो विदाउट हिज कंसेंट पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बिना कंसेंट के बिना कौन सा होगा? नार्कोटिक टेस्ट, ब्रेन इलनेस और पॉलीग्राफ। पर ये हालांकि ये तो ठीक है, उन्होंने बता दिया कि नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी चीज नहीं होगा, बट यहाँ पर कोर्ट परमिशन दे देगी तो करना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट के परमिशन ले ली तो अक्यूज मना करता भी रहे तो भी हो जाएगा उसका, ठीक है, पर बिना अक्यूज की परमिशन के बिना नहीं होगा। प्रोविजन रिलेटेड टू स्टॉपल। अब इससे रिलेटेड स्टॉपल से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन डील करते हैं आपका? तो एक मिनट मैं जरा सांस ले लूं। आपका स्टॉपल से रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है? इसमें बात करता है आपका सेक्शन 8। प्रोविजन रिलेटेड टू स्टॉपल्स आर गिवन इन आपका जो 8 जो हालांकि 115 भी बात करता है, वो अलग बात करता है आपका, ठीक है। तो ये भी स्टॉपल की बात करता है। प्रोविजन रिलेटेड टू स्टॉपल, स्टॉपल से रिलेटेड इनमें से जो बात करता है वो करता है। 7 तो बात आपका सीईओ की बात करता है, कॉज इफेक्ट की। 9 बात करता है आरटीआईपी की, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स की। और सेक्शन 10 आपका वो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। 15 बात करता है आपका एक्सीडेंट था या नहीं था, इससे रिलेटेड। ए इज अक्यूज बी। अब ए जो है वो आपका ए जो है अक्यूज है बी के मर्डर का, ठीक है। अब इसने विच ऑफ द फॉलोइंग बी रेलिवेंट फैक्ट। अब इसमें से कौन सा इसमें रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑल द अबव। ये देख लो यार थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ एज व्हेन जुवेनाइल इज प्लीड। अब इसमें से कौन सा प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं बनेगा अगर जुवेनाइल कहता है कि प्लीड करता है कि वो आपका जुवेनाइल मतलब अक्यूज कहता है कि मैं जुवेनाइल हूं, तो इसमें आपका नहीं माना जाएगा, बात करी गई है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट बाय हॉस्पिटल वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं माना जाएगा और बाय हॉस्पिटल ने दिया, स्कूल वाला माना जाता है और म्यूनिसिपैलिटी का माना जाता है,
ठीक है, और मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है। मोटिव प्रिपरेशन सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 8। ठीक है, इसका आंसर क्या है 8। 9 क्या बात करता है आपका, टीआईपी वीआईपी की बात करता है, फैक्ट्स एक्सप्लेनेटरी एंड इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। 10 कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और 11 बात करता है आपका 11 बात करता है आपका फैक्ट विच नॉट प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, याद रखिए, मैं ही भूल जा रहा हूँ कभी कभी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।